नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपनों की कीमत। रवीना ने बेटी को जन्म दिया। घर में ढोलक बजी, रंगीन झालरें सजाई गई, मिठाइयाँ बटी। मनोहर लाल जी ने जैसे ही सुना, उनके सूखे होठों पर बरसों बाद मुस्कान आ गई। कांपती आवाज़ में बोले, अरे वाह ठाकुर जी, पोता हुआ है। उठने की कोशिश की मगर कमज़ोर शरीर कांपने लगा। वो पोते को देखने को बेताब थी, मगर रवीना ने सख्त हिदायत दे दी, देखो अमित, मैं नहीं चाहती कि पापा जी अभी उस कमरे से बाहर आए। बच्ची को कोई बुरी नज़र ना लगे, और फिर क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ बुलाने की? अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो? सूरज की हल्की पीली किरणें जब सरसों के खेतों पर बिखरती तो लगता था मानो धरती पर किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। हवा में मिट्टी और खलिहान की मिली जुली महक मन को सुकून देती। उसी गांव की एक कच्ची पक्की पगडंडी पर, सिर पर गमछा बांधे, कंधे पर फावड़ा लिए, एक सादगी भरे इंसान चलते दिखाई देते। मनोहर लाल। 55 की उम्र के मनोहर लाल जी की झुर्रियों में मेहनत की लकीरें थी और आंखों में एक सपना, अपने इकलौते बेटे अमित को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का सपना। मनोहर लाल के पास 2 बीघा ज़मीन थी, छोटा सा एक पुराना मंदिर जिसे वो अपने हाथों से रोज़ साफ करते। हर सुबह मंदिर की घंटी की आवाज़ से उनकी दिनचर्या की शुरुआत होती। हे ठाकुर जी, मेरे बेटे का भाग्य चमकाना, जो मैं नहीं कर सका वो कर सके, कहकर वो माथा टेकते और फिर सीधे खेत की ओर निकल पड़ते। दिन भर खेत में पसीना बहाना, हल चलाना और भरी दोपहरी में भी एक पल को ना थमना, यही उनकी दिनचर्या थी। कभी कभी राधा, उनकी पत्नी, खेत पर रोटी लेकर आ जाती। दोनों पेड़ की छांव में बैठकर 2-2 रोटियां बांट लेते। राधा, तू देखना, एक दिन हमारा अमित बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हम बुढ़ापे में चैन से बैठेंगे, खेत खलियान भी वही देखेगा और हमें शहर भी घुमाएगा। मनोहर लाल कहते तो राधा मुस्कुराकर उनकी हथेली पकड़ लेती। ठीक कह रहे हो, हमारी भाग्य में अगर लिखा है तो वो दिन जरूर आएगा। अमित पढ़ने में शुरू से ही तेज था। गांव के स्कूल में हर साल अच्छे नंबर लाता। मनोहर लाल जी का सीना गर्व से फूल जाता जब मास्टर जी गाँव वालों के सामने कहते, मनोहर लाल, तेरा लड़का तो बड़ा होनहार है, शहर भेजना चाहिए इसे। 12वीं की परीक्षा अमित ने अच्छे अंकों से पास किया। उस दिन मनोहर लाल जी ने मंदिर में घंटे बजाकर ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाया। राधा ने आंगन को सजाया और दीवारों पर रंगोली बनाई। घर में चूल्हे पर खीर चढ़ी, गांव भर में बधाइयाँ आई। देखना राधा, अब इसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा, चाहे खेत गिरवी रखना पड़े, पर पढ़ाई में कमी नहीं आने दूंगा। राधा ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मनोहर लाल की आंखों में अब और चमक आ गई थी। उनका सपना, जो सालों से थक थक कर उनके मन में पल रहा था, अब परवान चढ़ने लगा था। वे जानते थे कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन बेटे का भविष्य उनके लिए भगवान की सबसे बड़ी पूजा था। और वो पूजा, वो तपस्या मनोहर लाल के लिए खेत, जमीन, पैसा सब कुछ से बड़ी थी। 12वीं के अच्छे अंकों की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। मनोहर लाल जी के चेहरे पर वही सुकून था जैसे खेत में लहलाती फसल देखकर किसान के मन में उमंग भर जाती है। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अमित का दाखिला हो गया। कॉलेज का नाम सुनते ही गांव के लोग हैरान, अरे मनोहर लाल, इतना बड़ा कॉलेज, वहाँ तो बड़े बड़े साहबजादे पढ़ते हैं। किसी ने कहा। मनोहर लाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, अरे भाई, चाहे जो भी करना पड़े, मेरा अमित भी वहीं पढ़ेगा। मगर सपना जितना बड़ा था, उसकी कीमत भी उतनी ही भारी। एडमिशन फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्च और हर सेमेस्टर की मोटी फीस। हर महीने जैसे कोई नई आफत सिर पर आ जाती। मनोहर लाल खेत पर दिन भर काम करते, हाथों में फफोले पड़ जाते, धूप में खड़े खड़े पीठ झुक जाती, लेकिन मन में एक ही आस, बस
ये पढ़ाई पूरी हो जाए। पहले तो कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया, फिर गांव के साहूकार से कर्ज, अंत में 1 बीघा जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। राधा जी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। रात को चुपचाप आंसुओं को पल्लू से पोंछ लेती। जब मनोहर लाल रात में थके हारे आंगन में आकर बैठते, राधा चुपचाप रूखी सूखी रोटी लेकर उनके पास बैठ जाती। सुनो जी, कर्जा बहुत बढ़ गया है, अब और कहाँ से लाओगे? मनोहर लाल थकी मुस्कान के साथ बोले, अरे राधा, चिंता मत कर, बेटा अफसर बनेगा तो सब लौट आएगा, देख लेना। अमित को हर सेमेस्टर में पैसे की ज़रूरत होती, कभी किताबें, कभी फीस, कभी लैपटॉप, तो कभी प्रोजेक्ट का खर्चा। मनोहर लाल किसी तरह जुगाड़ कर लेते। बीटेक के आखिरी साल तक पहुंचते पहुंचते मनोहर लाल की पूरी ज़मीन बिक चुकी थी। वो खेत जहां कभी मनोहर लाल हल चलाया करते थे, अब किसी और के हो गए थे। जब जब वो रास्ते से निकलते, खेत की मिट्टी को छूकर कहते, माफ़ करना धरती माँ, तुझसे दूर होकर भी तेरे लिए ही लड़ रहा हूँ। बीटेक की डिग्री मिल गई तो अमित ने फ़ोन पर बताया, बाबा डिग्री ले ली, अब जल्दी ही नौकरी भी लग जाएगी। मनोहर लाल की आंखें भर आई। मंदिर में दीपक जलाया और घंटी बजाई। ठाकुर जी, अब सब ठीक करना, अब मेरे दिन भी अच्छे आएंगे। मगर वक्त ने फिर करवट बदली। कई इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगी। दिन बीतते गए, घर में मायूसी पसरने लगी। राधा अब रात में सिरहाने बैठकर हाथ सहलाती। मनोहर लाल कभी कभी खाट पर लेटे हुए चुपचाप आसमान की तरफ देखते। राधा, लगता है सपना बड़ा ले लिया था, अब तो छत भी गिरवी रखने की नौबत आ गई। राधा बोली, जो किया बेटे के लिए किया, देखना देर भले हो पर भगवान न्याय जरूर करता है। मगर अब मनोहर लाल के सपनों पर समय की धूल जमने लगी थी। सपना तो जिंदा था, लेकिन उम्मीदें थकने लगी थी। बीटेक की डिग्री अमित के हाथ में आ चुकी थी। मनोहर लाल ने उस कागज़ के टुकड़े को ऐसे देखा जैसे वर्षों की तपस्या का कोई प्रसाद हो। आंखों में एक बार फिर वही सपना जाग उठा, अब जरूर बेटा अफसर बनेगा, अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन महीनों बीत गए, नौकरी के इंटरव्यू, रिजल्ट और फिर मायूसी। हर बार अमित फ़ोन कर कहता, बाबा इंटरव्यू दिए हैं, बस अगले हफ्ते तक नौकरी मिल जाएगी। और फिर वही खामोशी। घर की खाट पर लेटे मनोहर लाल जी की आंखें अब पहले जैसी चमकती नहीं थी। चिंता, थकावट और बेचैनी चेहरे पर उतर आई थी। एक दिन अमित का फ़ोन आया, बाबा बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आगे पढ़ाई को जारी रखूँ। उसने बताया कि वो अब MBA करना चाहता है। शहर के नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया है। बाबा MBA कर लूँगा तो बड़ी कंपनी में सीधा बड़ा पैकेज मिलेगा, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मनोहर लाल के मन में फिर आस जगी। थोड़ी देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है बेटा, तू पढ़, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। राधा ने सुना तो घबराकर पूछा, अरे जी, अब क्या गिरवी रखोगे? खेत तो पहले ही चला गया, बचा ही क्या है? मनोहर लाल ने चुपचाप आंगन में खड़े उस पुराने छोटे से मकान की ओर देखा, जिसकी दीवारों में सीलन आ चुकी थी, जहाँ उनका बचपन बीता था, जहाँ शादी के बाद राधा ब्याह कर आई थी, जहाँ अमित ने पहला कदम रखा था। उसी घर को गिरवी रखने का फैसला कर लिया। गांव के साहूकार के पास जाकर बोले, लाला जी, घर गिरवी रख लीजिए, पैसे दे दीजिए, बेटे को पढ़ाना है। साहूकार ने बड़े सातिर लहजे में मुस्कुराकर कहा, मनोहर लाल, अब तो तेरे पास और कुछ बचा नहीं, सोच ले, बुढ़ापे में कहाँ रहेगा? मनोहर लाल ने सिर उठाकर जवाब दिया, जहाँ बेटे की तरक्की हो वहीं हमारा ठिकाना है। कुछ ही दिनों में घर गिरवी पड़ गया। राधा की आंखों में आंसू भर आए। मनोहर लाल ने ढांढस बंधाते हुए कहा,
राधा, बस ये आखिरी बार है, फिर बेटा कमाएगा, हम अपना घर भी वापस लेंगे और खेत भी। राधा ने चुपचाप गीता उठाकर कहा, भगवान करे तुम्हारी ये आस टूटे नहीं। अमित एमबीए में दाखिला लेकर पढ़ाई में जुट गया। मनोहर लाल हर महीने जैसे तैसे खर्च भेजते। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मनोहर लाल मंदिर में जाकर ठाकुर जी से हाथ जोड़कर बेटी की नौकरी की मिन्नत ना करता हो। हे ठाकुर जी, अब बस इस बार मेरा बेटा सफल हो जाए। 2 साल बीते, एमबीए पूरा हुआ। एक दिन फ़ोन आया, बाबा कॉलेज से तो प्लेसमेंट नहीं हो पाया, लेकिन एक ठीक ठाक सी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। कई जगह ट्राई किया, कहीं कॉल नहीं आया। आखिरकार मजबूरी में एक छोटी सी कंपनी में मामूली वेतन पर नौकरी करनी पड़ी। मनोहर लाल ने सुना तो उनके चेहरे पर गहरी खामोशी उतर आई। आंखें आसमान की ओर उठाकर बोले, ठाकुर जी, अब और किस्मत आजमानी है। राधा ने कांपती आवाज़ में कहा, हमारे सारे खेत, घर सब गया, अब क्या बचा। मनोहर लाल बस चुप रहे। उनकी आंखों में बस वही टूटा हुआ सपना झिलमिलाता रहा जिसकी कीमत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई थी। एक दिन मनोहर लाल जी ने बेटे अमित से कहा, बेटा मैंने घर गिरवी रखा था, तब लाला जी से 2 साल का वक्त लिया था। मुझे लग रहा था कि तुम्हारी एमबीए करने के बाद अच्छी नौकरी लग जाएगी और मैं घर वापस छुड़वा लूँगा, लेकिन अब लाला जी घर खाली करने का दबाव बना रहे हैं। अजय ने कहा, बाबा मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हम तीनों शहर में आराम से रह सकें। मैं यहाँ एक किराए का मकान लिया है, आप दोनों भी यहीं आ जाएं, हम आराम से शहर में रहेंगे। धीरे धीरे मेरी सैलरी भी बढ़ ही जाएगी। बेटे की बात सुनकर मनोहर लाल जी और राधा जी शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव अब पीछे छूट चुका था। वो खेत जहाँ कभी मनोहर लाल मिट्टी में हल चलाया करते थे, वो घर जहाँ राधा जी ब्याह कर आई थी और अमित का पूरा बचपन गुजरा था, वो मंदिर जहाँ हर दिन दिया जलाया जाता था, सब बिक चुका था। अब जो बचा था वो बस कुछ पुराने कपड़े, धार्मिक किताबें, भगवत गीता और टूटी फूटी यादें। मजबूरी में अमित ने माँ बाप को शहर बुला तो लिया था, लेकिन शहर का शोर, ट्रैफिक का शोरगुल और तंग गलियों वाला वो किराए का छोटा सा कमरा तीनों के लिए बेहद छोटा था। एक तरफ खाट पर मनोहर लाल लेटे रहते तो दूसरी तरफ राधा छोटी सी रसोई में चूल्हा संभालती। कमरे की खिड़की से बाहर देखकर राधा अक्सर बुदबुदाती, हे भगवान, कब लौटेंगे अपने गांव। कितनी ताज़ी हवा, कितना खुला आसमान था वहाँ। मनोहर लाल चुपचाप गीता के पन्ने पलटते, मगर अब आंखें भी धुंधला चुकी थी। कमरा छोटा था, लेकिन बेटी की व्यस्त दिनचर्या और शहर की बेरुखी ने दिल को और भी तंग कर दिया था। अमित दिन भर ऑफिस में रहता, शाम को थक कर आता, फ़ोन में उलझा रहता। कभी कभी मनोहर लाल कुछ कहना चाहते, मगर शब्द गले में ही अटक जाते। राधा की तबीयत अब अक्सर बिगड़ने लगी। शहर का धुआं, भीड़, घुटन वो सह नहीं पा रही थी। छोटी छोटी बीमारियां बढ़ती चली गई। इलाज के पैसे नहीं थे। अमित बस हर बार यही कहता, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं है माँ, फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मनोहर लाल को समझ आता कि बेटा मजबूर है, मगर राधा के चेहरे पर दिनों दिन मौत की परछाई गहराने लगी थी। एक शाम राधा ने थके स्वर में कहा, सुनो जी, मेरा मन नहीं लग रहा, लगता है अब ठाकुर जी बुलाने वाले हैं। मनोहर लाल कांपती आवाज़ में बोले, ऐसी बात मत कर राधा, एक बार पोती का मुंह देख लो फिर। राधा मुस्कुराई। उस मुस्कान में बरसों की थकावट, दुख और अधूरी हसरतें थी। अगले ही दिन राधा ने आखिरी सांस ली। माथे पर मनोहर लाल का कांपता हुआ हाथ और सामने रखी भगवत गीता। अमित जब ऑफिस से लौटा
तो माँ की देह निर्विकार पड़ी थी। कमरे में सन्नाटा। मनोहर लाल एक कोने में बैठे रो रहे थे और दीवार की तरफ नज़र टिकाए हुए बुदबुदा रहे थे। राधा चली गई और मेरा सपना भी। उस रात उस छोटे से कमरे में दो ही लोग थे, एक बाप जो अंदर से टूट चुका था और एक बेटा जिसे दुनिया की व्यस्तता ने समय नहीं दिया था। माँ के अंतिम क्षणों में शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में उस कमरे की तन्हाई और मनोहर लाल की खामोशी की कोई गूंज भी सुनने वाला नहीं था। बस भगवत गीता के पन्ने हवा से हिल रहे थे, जैसे राधा की अंतिम विदाई के गीत गा रहे हों। राधा के जाने के बाद मनोहर लाल जी के जीवन में सूनापन पसरा हुआ था। वो एक खाट पर गीता की शरण में रहते और वक्त बेवक्त अपनी बीती जिंदगी की गलियों में भटक जाया करते। अमित अब धीरे धीरे शहर की दौड़ में खुद को समेट चुका था। इसी बीच अमित के ऑफिस में रवीना नाम की लड़की से दोस्ती हुई। रवीना एक खाते पीते अभिजात्य परिवार की बेटी थी, पर शहर के रंगीन माहौल, बड़ी बड़ी पार्टी और आधुनिक सोच में पली बढ़ी रवीना के लिए परंपराएं सिर्फ किताबों की बातें थी। कुछ ही महीनों में दोस्ती प्यार में बदली और अमित ने शादी का फैसला कर लिया। मनोहर लाल जी ने बेटे के इस फैसले को चुपचाप स्वीकार कर लिया, शायद मन में ये सोचकर कि बहू घर आएगी तो उनका बुढ़ापा भी संवर जाएगा। राधा की कमी कुछ तो पूरी होगी। शादी बड़े होटल में हुई। मनोहर लाल जी पहली बार ऐसी रोशनी और संगीत के बीच खोए हुए से खड़े रहे। लोगों के महंगे कपड़े, चटकती हंसी और दिखावे से भरे अंदाज उन्हें भीतर तक चुभ रहे थे, मगर बेटी की खुशी के लिए सब सह लिया। रवीना जब बहू बनकर घर आई तो उसने उस छोटे से किराए के कमरे को देखकर ही नाक भौं सिकोड़ ली। कहीं उसके अभिजात्य शहरी दिमाग में यह स्वीकार ही नहीं हो पा रहा था कि इस घर में रहना है। धीरे धीरे उसका व्यवहार खुलकर सामने आने लगा। मनोहर लाल जी के कपड़ों से आती मिट्टी की खुशबू, उनके झुर्रीदार हाथ और गांव की बोली रवीना को नागवार गुजरने लगी। कभी कभी अमित से कह भी देती, देखो अमित, ये सब गांव वाली आदतें मेरे घर में नहीं चलेंगी, पापा को भी समझाओ। अमित जो पहले ही दुनिया की दौड़ में थक चुका था, अब इन बातों पर चुप ही रहता। नतीजा यह हुआ कि मनोहर लाल जी घर के कोने के उस छोटे से कमरे तक सिमट कर रह गए। रवीना ने घर के छोटे मोटे काम उन्हीं पर डाल दिए। बर्तन धुलवाना, झाड़ू पोछा करवाना, कभी कभी तो ठंड की सुबह भी बरामदे में बर्तन धुलवाने को कह देती। मनोहर लाल जी की तबीयत अब अक्सर बिगड़ने लगी थी। कमर झुक गई थी और सांसें चलने में भारी लगने लगी थी। एक दिन कांपती आवाज़ में अमित से बोले, बेटा बहुत देर से बुखार है, डॉक्टर को दिखा दे। अमित ने सरसरी निगाह डाली, फ़ोन देखा, अभी मीटिंग है बाबा, कल चलेंगे। रवीना ने बिना एक पल गवाए ताना मारा, डॉक्टर वोक्टर के चक्कर में ऑफिस की छुट्टी नहीं होगी, गांव में तो नीम हकीम ही काफ़ी था। मनोहर लाल जी चुपचाप खाट पर लेट गए। गीता को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भर आई। राधा की याद में मन भीग गया। राधा देख, जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाया, अब उसी के घर में पराया बन गया हूँ। धीरे धीरे वो बस एक बोझ बनकर रह गए थे। घर में कोई बात करता तो उनके लिए बस तिरस्कार के बोल, कभी खाना ना मिलना, कभी कमरे में बंद कर देना। पार्टी हो या कोई उत्सव, उन्हें दरवाजे के पीछे कर दिया जाता। मनोहर लाल जी का बुढ़ापा तिरस्कार की जंजीरों में कैद होकर तिल तिल कर कटने लगा और उस कमरे में उनका एकमात्र साथी थी भगवत गीता। शहर की चकाचौंध और दौड़ भाग में अमित अब पूरी तरह गुम हो चुका था। ऑफिस, मीटिंग, पार्टी और सोशल सर्कल, उसकी ज़िंदगी में पिता के लिए अब वक्त नहीं बचा था। कभी कभी मनोहर लाल जी कांपती आवाज़ में अपनी तबीयत की शिकायत करते तो अमित हंसते भी कहता,
अरे बाबा, आपको तो बस बीमारी का बहाना चाहिए। अब कौन डॉक्टर के पीछे दौड़ो, आराम करो। मनोहर लाल बस फीकी मुस्कान के साथ चुप रह जाते। कमरे की उस खाट पर लेटकर गीता के पन्ने पलटते, जिन पर अब उनकी कमज़ोर आंखें भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती थी। पढ़ाई की वो धार भी अब धुंधलाने लगी थी। दिन बीतते गए। फिर एक दिन अमित ने घर एक खुशखबरी आई। रवीना ने बेटे को जन्म दिया। घर में ढोलक बजी, रंगीन झालरें सजाई गई, मिठाइयाँ बटी। मनोहर लाल जी ने जैसे ही सुना, उनके सूखे होठों पर वर्षों बाद मुस्कान आई। कांपती आवाज़ में बोले, अरे वाह ठाकुर जी, पोता हुआ है। चलो राधा, आज तुझे बता दूं, तेरा पोता आया है। उठने की कोशिश की, मगर कमज़ोर शरीर कांपने लगा। बेटी की खुशी में वो पोते को देखने को बेताब थे, मगर रवीना ने सख्त हिदायत दे दी। देखो अमित, मैं नहीं चाहती कि पापा जी अभी उस कमरे से बाहर आएं। बच्चे को कोई बुरी नज़र ना लगे, और फिर क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ बुलाने की? अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो? अमित ने चुपचाप हामी भर दी। मनोहर लाल जी का मन तड़पता रहा। वो बार बार दरवाजे की ओर देखते। कोई बुलाने आएगा, कोई कहेगा चलिए बाबा, पोते को देख लीजिए, मगर कोई नहीं आया। कमरे में अकेले खाट पर पड़े, दीवार पर टंगे राधा की तस्वीर से बातें करते। देख राधा, पोता हुआ है, पर मैं उसका मुंह नहीं देख पा रहा हूँ। तो होती तो? गीता को सीने से चिपकाकर वो फिर उसी पन्ने पर लौट जाते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर अब मनोहर लाल का मन कर रहा था एक बार उस मासूम का चेहरा देखने को। वो आखिरी आस बची थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देखते देखते पूरा साल बीत गया। कभी कभार मनोहर लाल जी दूर से अपने पोते का चेहरा देख लेते थे तो अंदर ही अंदर बड़े खुश होते थे, लेकिन उन्हें बच्चे को छूने की इजाज़त नहीं थी। पोते का जन्मदिन भी आ गया। घर में बड़ी पार्टी रखी गई। रंग बिरंगी झालरों से कमरा सजाया गया। लोग आए, हंसी ठिठोली हुई, लेकिन मनोहर लाल जी को फिर उसी छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे की दरार से वो बाहर की रोशनी और हंसी खुशी की आवाज़ें सुनते रहे। कभी कभी दरवाजे पर आकर सुनी आवाज़ें भी जैसे तीर बनकर उनके कानों में उतरती। अरे यार, इनके घर में तो इनका बुढ़ा बाप भी है, लेकिन देखो किसी को भनक भी नहीं लगने देते। वैसे अच्छा ही किया जो पार्टी से दूर रखा। मनोहर लाल बस खाट पर पड़े मुस्कुराते रहे। एक एक कर आंखें बंद होने लगी। आंखों के सामने कभी खेतों में लहराती फसल, कभी राधा का हंसता चेहरा, कभी अमित का बचपन, और कभी उस पोते का मासूम चेहरा जिसकी कभी कभी झलक लग जाती थी। और उसी रात खामोश कमरे में भगवत गीता उनके सीने पर रखी थी। पलंग के बगल में रखे दिए की लो टिमटिमा रही थी और मनोहर लाल जी हमेशा के लिए सो चुके थे। घर में रौनक थी। रंग बिरंगी झालरों की चमक से कमरा जगमगा रहा था। रवीना इधर उधर मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी। अमित मोबाइल पर किसी पुराने दोस्त को पार्टी में ना पहुंचने का उल्हाना दे रहा था। साउंड सिस्टम पर हल्की धुनें बज रही थी। आज उनके बेटे का पहला जन्मदिन था, मगर उसी घर के एक छोटे से कमरे में जहां रोशनी की कोई किरण तक नहीं पहुंच रही थी, वहां एक सन्नाटा पसरा था। मनोहर लाल जी खाट पर वैसे ही लेटे हुए थे, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, सीने पर उनकी प्रिय भगवत गीता रखी हुई थी। कमरे में ना कोई आहट, ना कोई आवाज़, बस खिड़की से आती हल्की हवा में गीता के पन्ने थरथरा रहे थे। सुबह काम करने वाली बाई जब कमरे में गई तो सन्न रह गई। भाई साहब, पापा जी उठ नहीं रहे। चीख सुनकर अमित और रवीना भागे आए। अमित ने कांपते हाथों से पिता का माथा छुआ। ठंडा था। उस खाट पर अब सांस नहीं, सिर्फ सुकून था, जैसे वर्षों की थकान, तिरस्कार, उपेक्षा और घुटन के बाद
मनोहर लाल जी ने आखिरी नींद ले ली थी। कमरे में भगवत गीता अब भी सीने पर रखी थी। उस खिले पन्ने पर वही श्लोक लिखा था, कर्मण्य अधिकारिस्तु माँ फलेषु कदाचन। अमित की आंखें भर आई। पल भर को सब कुछ थमसा गया। बाहर अभी पार्टी की रौनक थी। बर्थडे के गुब्बारे छत पर लटक रहे थे। रात को बनाई गई रंगोली अब तक आंगन में सजी हुई थी। रवीना दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरे पर पश्चाताप की झलक तो थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अमित का गला रुंध गया, आंखें झुक गई। पल भर के लिए उसे याद आया, कौन था वो पिता जिसने अपनी जिंदगी की एक एक सांस बेटे के नाम लिख दी थी। खेत, जमीन, घर सब कुर्बान कर दिया और आखिर में उसी बेटे के घर में पराया बनकर विदा हो गया। अमित फूट फूट कर रोया। रवीना भी चुपचाप एक कोने में सिसकती रही। कमरे में अब कोई नहीं था सिवाय एक थकी हुई रूह के, जो अपनी 7 वर्षों की चुप्पी और एक टूटा हुआ सपना लेकर सदा के लिए सो चुकी थी। उस दिन पहली बार अमित को एहसास हुआ, कभी कभी वक्त जब लौट कर आता है तो सिर्फ पछतावे के आंसू ही साथ लाता है। मनोहर लाल कोई आम किसान नहीं था। उसके लिए ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसका सपना थी। हर एक हल की लकीर में वो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की रेखा देखता था। उसने खेत की हर फसल के साथ अपनी उम्मीदें बोई। बेटा पढ़ेगा, नाम करेगा, सुकून लौटेगा। लेकिन शहर की चकाचौंध और आधुनिक जिंदगी ने वो संवेदना ही छीन ली थी। जहाँ कभी बाप बेटे के लिए खेत की धूप में जलता था, वहीं अब बेटा ऑफिस की व्यस्तता में बाप का हाल पूछना भी भूल गया था। शहर की बेरुखी ऐसी थी कि बूढ़े मनोहर लाल की बीमारियों पर दवा नहीं बल्कि ताने मिले। आधुनिक पीढ़ी की संवेदनहीनता ऐसी कि जन्मदिन की पार्टी में अपने ही पिता को कमरे में बंद कर दिया। और वो बूढ़ा बाप जिसके सीने में बरसों से बस एक आस थी, अपने पोते का मुंह देखने की। लेकिन किस्मत ने भी क्या खेल दिखाया। जिस दिन पोते का जन्मदिन था, उसी सुबह खाट पर वो सदा के लिए सो गया। सीने पर भगवत गीता रखी थी, जिसे वो हर दुख सुख में अपना साथी मानता रहा। परिवार की बदलती प्राथमिकताएं किस हद तक किसी के जीवन को निगल जाती है, मनोहर लाल इसका जीता जागता उदाहरण था। उसने जिस घर को बनाने के लिए अपनी जिंदगी गिरवी रख दी, वही घर उसके लिए पराया बन गया। संघर्ष, तिरस्कार और अकेलेपन की यातना उसे हर दिन घेरती रही और आखिर में वो खामोश विदाई ले गया। ना कोई अंतिम बात, ना कोई विदाई का आलिंगन, बस भगवत गीता के पन्ने उसके आंसू पोंछते रहे। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी अपनी जड़ों को मत भूलो। बुजुर्गों को बोझ नहीं वरदान समझो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो पीछे सिर्फ पछतावा रह जाता है। मनोहर लाल जी अब नहीं थे, पर उनका जीवन, उनका मौन, उनका त्याग हर कोने में बसी हुई एक गूंगी पुकार बन चुका था। उनका संघर्ष किताबों में दर्ज नहीं होगा, कोई अखबार उनकी मृत्यु का समाचार नहीं मानेगा, लेकिन वह एक सवाल हमेशा हर बेटे के हृदय में गूंजेगा, क्या मैंने अपने पिता को वह स्नेह दिया जिसके वो हकदार थे? दोस्तों, पिता की कुर्बानियाँ अमूल्य होती हैं, लेकिन उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वो खेत जो कभी तुम्हारे भविष्य की बुनियाद बना, आज उसी के किसान को घर में जगह नहीं मिली। जिसकी कमर झुकते झुकते तुम्हारे सपनों की ऊंचाई बनी, उसकी झुर्रियों को तुमने कभी गौर से देखा? जिन हाथों ने तुम्हारे भविष्य की नींव रखी, उन्हें बुढ़ापे में बोझ समझना तुम्हारा सबसे बड़ा पतन है। बुजुर्गों को कमरे में बंद करना सिर्फ एक अपमान नहीं, वह इंसानियत के चेहरे पर तमाचा है। बर्तन धुलवाकर, दवाएं रोककर जिस पिता को तुमने अतिथि भी नहीं माना, वो तुम्हें अपना स्वामी मानता रहा। सच्चा धर्म वही है
जो बुजुर्गों का आदर दे। मंदिर में दान करने से पुण्य नहीं बनते, गीता पढ़ने से जीवन नहीं सुधरता। जब तक घर के सबसे थके हुए इंसान को तुम सच्चा आदर नहीं दे सकते, तब तक कोई धर्म तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। मनोहर लाल जी की आंखें बंद हो चुकी थी, पर उनका जीवन एक खुली किताब बन चुका था। एक ऐसी किताब जो हर बेटे को पढ़नी चाहिए, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।